हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ मेरे बहुत ही फेवरेट फ़िरोज़ खान साहब के बारे में। देखिए, इंडियन सिनेमा में हर तरह की पर्सनैलिटीज़ हुई हैं। कोई शोमैन, कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर, कोई ड्रीम मर्चेंट, कोई एक्टर, कोई बहुत ग्रेट एक्टर, कोई मेथड एक्टर, कोई ट्रेजेडी किंग, कोई रोमांस किंग, कोई एक्शन किंग, एंग्री यंग मैन। लेकिन फ़िरोज़ खान साहब जैसी यूनिक पर्सनैलिटी शायद ही किसी की थी। द वन एंड ओनली, द ग्रेट फ़िरोज़ खान। मैं मतलब क्या बोलूँ फ़िरोज़ खान साहब के बारे में। एक तो देखिए, हर एक्टर किसी न किसी से इंस्पायर होता है और किसी न किसी की झलक आती है उसकी एक्टिंग में। और वो चाहे देवानंद साहब की एक्टिंग में ग्रेगरी पेक की आती थी, या अमिताभ बच्चन साहब की एक्टिंग में मार्लन ब्रांडो और दिलीप साहब की आती थी, या शाहरुख खान की एक्टिंग में दिलीप कुमार साहब की आती थी। लेकिन बहुत कम एक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी ओरिजिनल स्टाइल डेवलप की थी और जो किसी की कॉपी नहीं करते थे, और एक्सेप्शनल स्टाइल डेवलप की थी उन्होंने। और फ़िरोज़ खान साहब को भी मैं एक ओरिजिनल एक्टर मानता हूँ, जो शायद किसी की कॉपी नहीं किया करते थे। अगर करते भी होंगे तो पता नहीं चलता था। काफ़ी नेचुरल परफॉर्मर थे वो एज एन एक्टर। और उनके बारे में खैर मैं क्या कहना, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो करियर की स्टार्टिंग में फ़िरोज़ खान साहब ने बहुत ज़्यादा बड़ी फ़िल्मों में काम नहीं किया था। थोड़े से कम बजट की फ़िल्मों में, थ्रिलर्स में, फैंटेसी फ़िल्मों में और माइथोलॉजिकल वगैरह में वो काम करते थे। लेकिन उनका टैलेंट बहुत ऑब्वियस था उन फिल्मों में, तो हर तरह के रोल करते थे वो। उन्होंने एक दो विलन के रोल भी किए। तो उनका बट हिज टैलेंट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि दैट ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड मैन, एंड ऑफ कोर्स ही वाज हैंडसम फ्रॉम द स्टार्ट। ऐसा कहते हैं कि आरजू फिल्म उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। 1965 की आई फिल्म आरजू, दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर हिम। और वो एक उन्होंने बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपनी एंट्री ले ली, और उन बड़ी फिल्मों से फिर उनकी जो एंट्री हुई वो ऊंचे लोग और ऐसी फिल्मों के बाद वो एक सपोर्टिंग रोल में नज़र आने लगे। और वो सपोर्टिंग रोल के लिए शायद वो फर्स्ट चॉइस हो गए लोगों की और बड़े फिल्म मेकर्स की, कि अच्छा सपोर्टिंग स्ट्रॉन्ग रोल हो, थोड़ा ग्रे शेड हो, तो फ़िरोज़ खान को लिया जाए। यश चोपड़ा की आदमी और इंसान में उन्होंने एक बहुत ही अलग किस्म का किरदार किया और बहुत ही डिफरेंट किस्म का, थोड़े उसमें ग्रे शेड्स भी दिखते हैं। उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला, उसके लिए शायद फिल्म फेयर अवार्ड। और एक और क्लासिक फिल्म मुझे याद आती है, जो राजेश खन्ना साहब की सफ़र थी। वो फिल्म भी एक गज़ब की फ़िल्म थी, और मेरी तो बहुत फेवरेट फिल्म है, और वो राजेश खन्ना साहब की मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस है। लेकिन उतनी ही फेवरेट परफॉर्मेंस मेरी उसमें जो एक कॉन्फ्लिक्टेड लवर और हस्बैंड की फ़िरोज़ खान साहब ने दी है, वो फिल्म देखी जानी चाहिए बार बार। इट शुड बी वॉच्ड एंड इट शुड बी सीन एज टू द डेप्थ ऑफ हिस परफॉर्मेंस। तो काफ़ी नेचुरल परफॉर्मर थे फ़िरोज़ खान साहब। देखिए, हर एक्टर और हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है कि वो सोचता है कि नाउ लेट मी ट्राई समथिंग बिगर। और किसी भी फिल्म मेकर के लिए, किसी भी फिल्म पर्सनैलिटी के लिए, किसी भी सिनेमा पर्सनैलिटी के लिए एम्बिशन होना बहुत ज़रूरी है। फ़िरोज़ खान साहब को ये लगा कि ये मेरी ट्रू कॉलिंग नहीं है, सिर्फ इस तरह के रोल, आई एम मेड फॉर बिगर थिंग्स। तो उन्होंने डायरेक्शन में भी जंप लिया। डायरेक्शन में भी मैं ये कहूँगा कि इंडियन सिनेमा के हिसाब से, उस ज़माने के बॉलीवुड के हिसाब से, ही वॉज वेरी मच अ पाथ ब्रेकर। एक ओरिजिनल थे वो। उनकी जो फिल्में होती थी, पहली फिल्म उनकी अपराध थी, अपराध। तो उस फिल्म में उन्होंने कार रेसिंग वगैरह दिखाई और जर्मनी वगैरह में शूट किया उन्होंने। तो उनकी फिल्में बहुत कूल होती थी, अर्बन होती थी, ज़्यादातर शहर के बारे में होती थी, और कैरेक्टर्स उनके बड़े अर्बन होते थे, ग्लैमरस होते थे। और कभी भी उनकी फिल्में वल्गर नहीं लगी। जब मैं ग्लैमरस कहता हूँ तो ग्लैमर और वल्गर में बड़ा छोटा सा एक वो रहता है। और
अपने हीरोइंस को वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एस्थेटिक और बहुत ही ग्लैमरस और मॉडर्न ढंग से दिखाया करते थे, जो कि इंडियन सिनेमा में उस ज़माने में थोड़ा सा एक नया चीज़ था और थोड़ी सी वो बोल्डनेस थी। उनके हीरोज़ जो अक्सर वो ख़ुद हुआ करते थे बहुत ही सुएव होते थे, बहुत ही कूल होते थे, और वो फ़िरोज़ खान साहब ने अपने लिए ख़ुद ही डिज़ाइन की वो सारी, उनकी वो जो लुक्स थी, उनका फ़ैशन सेंस, उनके गाने गाने का स्टाइल, वो भी गज़ब था। और उनकी स्माइल, जो मैं बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ किसी भी एक एक्टर के लिए, उनकी स्माइल, उनकी आँखों में जो चमक आती थी, और जब वो फर्मनेस के साथ भी डायलॉग बोलते थे तो वो भी बहुत बड़ी बात होती थी। देखिए उस ज़माने में वो एंग्री यंग मैन का ज़माना स्टार्ट हो रहा था, तो मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि उस ज़माने में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के बाद अगर कोई एंग्री यंग मैन प्ले कर पाता तो वो फ़िरोज़ खान साहब ही थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो थोड़े अपने लुक्स की वजह से, क्योंकि उनके लुक्स इतने ग्लैमरस थे कि थोड़े अपने लुक्स की वजह से उनका मेकअप वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता, बट आई थिंक ही कुड कैरी दैट ऑफ। ही हैड दैट डायलॉग डिलीवरी, और एक एक्टर की जो बहुत बड़ी बात होती है कि डायलॉग डिलीवरी, वो भी एक ओरिजिनल डायलॉग डिलीवरी थी उनकी, जिसको कुछ लोग आजकल मिमिक्री वगैरह भी करते हैं, बट ही वॉज एन ओरिजिनल। और उनका फैशन सेंस तो कमाल का था ही, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करते थे। एज ए डायरेक्टर उनको जितने नंबर मिलने चाहिए उतने नंबर मिले नहीं, लेकिन आप अपराध देख लीजिए, उसमें आपको कुछ डायरेक्टोरियल मास्टर स्ट्रोक्स मिलते हैं। आप धर्मात्मा देख लीजिए, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गॉडफादर फिल्म से इंस्पायर्ड थी धर्मात्मा। बहुत गज़ब की फ़िल्म है धर्मात्मा, देखी जानी चाहिए, और शॉट टेकिंग के लिए भी देखी जानी चाहिए, टेक्निकल वैल्यूज़ के लिए देखी जानी चाहिए। इंडिया की पहली फ़िल्म जो अफ़गानिस्तान में शूट हुई वो देखी जानी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि धर्मात्मा फ़िल्म में जिस तरीके से फ़िरोज़ खान जी ने हेमा जी को इतना खूबसूरत ढंग से दिखाया और ग्लैमरस दिखाया, बहुत कम फिल्मों में वो उस तरीके से दिखी हैं, और इतनी अच्छी, इतनी एन्चेंटिंग, इतनी ब्यूटीफुल लगी हैं। और जो डैनी साहब का भी किरदार था धर्मात्मा में, जो प्रेमनाथ जी का था, और जिस तरीके से फ़िरोज़ खान अपने सीन्स का कंस्ट्रक्शन करते थे, और जिस तरीके से वो गाने भी पिक्चराइज करते थे, वो अपने आप में थोड़ा सा यूनिक था, पाथ ब्रेकिंग था। जब मैं डायरेक्शन उनकी बात कर रहा हूँ तो उनकी फ़िल्में, उनकी फ़िल्मों की स्टोरी लाइन तो सिंपल ही हुआ करती थी, लेकिन वो जिस स्केल पे बनाते थे, जिस ग्रैंडर को लेकर आते थे, जिस किस्म का उनकी फ़िल्मों में एक्शन होता था, जिस किस्म का उनकी फ़िल्मों में ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट होता था, और सबसे बड़ी बात, फ़िरोज़ खान साहब की कोई भी फिल्म रही हो शुरू से लेकर अंत तक, उस हर फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा होता था। म्यूज़िक पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, और सॉन्ग पिक्चराइजेशन तो वो गज़ब का करते थे। तो धर्मात्मा भी एक ऐसी ही फिल्म थी जो मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है। तो इन्हीं सब के दौरान, जैसे धर्मात्मा में भी कुछ पोर्शन में वो हैट वगैरह लगा के, तो उनको एक काउबॉय की इमेज मिल गई थी, जो इंडियन सिनेमा के फर्स्ट काउबॉय बोले जाते थे, जैसे कि हॉलीवुड में क्लिंट ईस्टवुड थे। सो लाइक क्लिंट ईस्टवुड ही बिकेम द काउबॉय ऑफ इंडियन सिनेमा। उसमें देखिए बहुत सारी फिल्में तो नहीं हैं, लेकिन वो एक इमेज की बात होती है कि वो एक इमेज स्टक हो जाती है। जब कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारी चेतना में, हमारे दिमाग में वो चीज़ घुस जाती है, और वो फिर हम उसको, वो एक इमेज बोली जाती है। तो खोटे सिक्के एक ऐसी फिल्म थी जो कि हिट फिल्म थी, और उसमें फ़िरोज़ खान साहब एक काउबॉय बने थे, और इंडियन काउबॉय बने थे, और बहुत खूबसूरती से वो बहुत अच्छे लगते थे। और ऑफ कोर्स घुड़सवारी उनका शौक़ था, और उसमें महारत हासिल थी उनको, और वो अमेजिंग लगते थे, और अमेजिंग ढंग से उन्होंने वो घुड़सवारी भी करते थे। सो खोटे सिक्के एक ऐसी फिल्म थी जिसमें वो प्योर इंडियन काउबॉय बने थे। फिर काला सोना एक ऐसी फिल्म थी, उसमें डैनी साहब ने गाना भी गाया। तो काला सोना फिल्म थी, खोटे सिक्के एक ऐसी फिल्म थी, चुनौती एक ऐसी फिल्म थी जिसमें अगेन वो काउबॉय बने हैं। और भी काफ़ी ऐसी फिल्में हैं जिसमें उनको एक काउबॉय इमेज मिली, और वो इमेज आज तक है कि फ़िरोज़ खान मतलब वो काउबॉय हैट और वो घोड़ा और वो सारी चीज़ें। और उस इमेज को उन्होंने आगे आने वाली कुछ कुछ फिल्मों में, भले ही वो ट्रेडिशनल काउबॉय नहीं बने, लेकिन जैसे जब उन्होंने जाबाज़ डायरेक्ट की, तो जाबाज़ में उन्होंने घोड़ों का फार्म हाउस दिखाया, और पूरी ऑडियंस उनको एक घोड़े के ऊपर और काउबॉय हैट में देखना चाहती थी, और वो उन्होंने ऑडियंस की विश फुलफ़िल की।
तो धर्मात्मा के बाद उन्होंने कुर्बानी बनाई थी, और कुर्बानी तो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म्स एवर है इंडियन सिनेमा की। और उस साल की अमिताभ बच्चन साहब के उस पीक पीरियड में भी उस साल की सबसे बड़ी हिट थी कुर्बानी। और कुर्बानी के बारे में क्या कहें, मतलब इतनी अर्बन, इतनी स्टाइलिश, दैट फिल्म हैज़ एज्ड वेरी वेल। आज भी वो फिल्म आप देख सकते हो और आपको नहीं लगेगा कि आप कोई पुरानी फिल्म देख रहे हो। और फिरोज़ खान साहब का कैरेक्टर, विनोद खन्ना साहब का कैरेक्टर, अमजद खान साहब की वो परफॉर्मेंस, वो जीनत अमान जी की वो ग्लैमरस लुक और अल्ट्रा ग्लैमरस लुक बहुत ही अच्छी लगी। और जिस तरीके के सॉन्ग, पिक्चराइजेशंस, आइकॉनिक म्यूज़िक, विलन अमरीश पुरी नए विलन, और शक्ति कपूर, एंड अमेजिंग पूरा जो पूरा सेटअप था। और वो जो क्लाइमेक्स जिसमें उन्होंने इतनी सारी गाड़ियाँ वाकई में उड़ा दी। और उनके एम्बिशन को, एक एम्बिशन जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फिल्म मेकर के लिए, तो उनके एम्बिशन को, वो कुर्बानी में उनके एम्बिशन को लेकर वो हैट्स ऑफ है कि जिस तरीके की उन्होंने कुर्बानी बनाई। और इट वाज रियली रियली अमेजिंग फिल्म, और हर तरीके से वो एक बहुत ही मेमोरेबल फिल्म है। और स्टाइलिश जो उनकी स्टाइल थी एज अ फिल्म मेकर, और टेक्निकली वो बहुत सॉलिड और बहुत साउंड थे। कुर्बानी की सिनेमाटोग्राफी भी देखी जानी चाहिए, और फिरोज़ खान की शॉट टेकिंग भी उस फिल्म में गज़ब की है। उनकी परफॉर्मेंस तो गज़ब की होती ही थी। अच्छा, अक्सर अपनी फ़िल्मों में वो राजेश नाम लिया करते थे। शायद पहली बार ये नाम उन्होंने इंटरनेशनल क्रुक फिल्म में लिया था, लेकिन जो ख़ुद फिल्में डायरेक्ट करते थे उसमें अक्सर वो राजेश नाम लिया करते थे। और इंस्पेक्टर राजेश तो खैर फेमस हो ही गए थे वो। तो कुर्बानी के बाद उन्होंने जांबाज फिल्म बनाई थी, और जांबाज अगेन बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही कूल फिल्म थी। और जिस तरीके से उन्होंने श्रीदेवी जी को दिखाया, रेखा का एक स्टार्टिंग में गाना, रेखा जी का एक स्टार्टिंग में गाना किया, वो वैसा तो किसी ने देखा ही नहीं था श्रीदेवी जी को उस रूप में, और रेखा जी को उस रूप में, जैसे उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को भी उस फिल्म में दिखाया, डिम्पल कपाड़िया जी को, वो अमेजिंग था। और अनिल कपूर का वो कैरेक्टराइजेशन, वो अमरीश पुरी का कैरेक्टराइजेशन, वो भाइयों के बीच की वो थोड़ी सी टेंशन, और वो सारी चीज़ें जो एक तरीके से एक जो पूरी सेटअप था जांबाज का, और जो क्लाइमैक्स था, और वो आज भी मेमोरेबल है। और उस फिल्म के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जहन में और हमारे दिलो दिमाग में आज भी रहती हैं। और उनका म्यूज़िक तो खैर, वो गाना आज भी रिमिक्स हो रहा है, हर किसी को नहीं मिलता है प्यार, और दूसरे भी सारे गाने जो थे जांबाज के, और टेक्निकली परफेक्ट विद टाइम्स, और कभी कभार टाइम से आगे भी। उसके बाद फिरोज़ खान साहब थोड़े से, मतलब उन्होंने ज़्यादा गैप्स वगैरह लेने चालू किए, और फिर उन्होंने एक यलगार नाम की फ़िल्म बनाई, जो कि अगेन वो जितनी जो फिरोज़ खान की एक टिपिकल फिल्म जैसी थी, लेकिन कुछ कहीं मिसिंग था। और हालांकि संजय दत्त अपनी फुल पीक में थे, सुपर स्टारडम की, वो फिल्म वो काम कर नहीं पाई जो एक्सपेक्टेड थी। बट अगेन वो भी एक नोटेड फिल्म है, ख़ासकर उसका अगेन उसके म्यूज़िक के लिए, द वे ही प्रेजेंटेड मनीषा कोइराला, और जो संजय दत्त की लुक और संजय दत्त की जो परफॉर्मेंस है उस फिल्म में, और ख़ासकर वो जो उनका गाना है नगमा के साथ जिसमें वो शर्टलेस हैं, वो आखिर तुम्हें आना है, वो गाना आज भी देखा जाता है और सुना जाता है और एंजॉय किया जाता है। और वो दोनों भाइयों के बीच की टेंशन अगेन उस फिल्म में वो रिकरिंग थीम था, और काफ़ी मज़ेदार फिल्म है और वो देखी जानी चाहिए। उसके बाद जो उन्होंने काम किया अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए, वो भी उसमें से भी एक फ़िल्म प्रेम अगन जो थी वो ठीक ठाक चल गई थी। और एक और फिल्म थी जिससे उन्होंने लॉन्च किया था, सॉरी प्रेमगन तो उतनी नहीं चल पाई थी, लेकिन जानशीन जिसमें सलीना जेटली का वो फेमस वॉयलेंट सीक्वेंस है, वो ठीक ठाक चल गई थी। और एज एन एक्टर भी फिरोज़ खान साहब बहुत कम ही काम करते थे, थोड़े से रिक्लूज टाइप के थे शायद तो, लेकिन वेलकम फिल्म में हमको एंड में नज़र आए और उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस की और वो फिल्म के सीन स्टीलर बन के निकल गए। मुझे तो एक ही बात का रिग्रेट होता है कि मैं फ़िरोज़ खान द एक्टर को और भी ज़्यादा देखना चाहता था बहुत सारी फिल्मों में, और फ़िरोज़ खान द डायरेक्टर की भी मैं एक दो और फिल्में चाहता था कि इतनी कम फिल्में वो नहीं बनाते और भी ज़्यादा फिल्में बनाते, लेकिन शायद वो पुराने टेम्परामेंट के थे और वो लेजरली और उस तरीके से करना चाहते थे, आराम से और ग्रैंड से। तो ऐसे थे हमारे फ़िरोज़ खान साहब, और उनकी स्टाइल, उनका चार्म, उनकी फ़िल्म्स के वो सिग्नेचर ट्यून्स, उनकी फ़िल्म्स का वो ग्रैंडर, उनकी शॉट टेकिंग,
उनका एम्बिशन, उनके हीरोइंस, उनके हीरोज़ हम कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।